नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले YouTube चैनल पर मैंने न्यायपालिका किसे कहते हैं, उसकी कार्य और भूमिका के विषय में मैंने आपको बताया था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आज का जो टॉपिक है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको समझाने का प्रयास करूंगी। इसका PDF मैंने पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया है। न्यायालय की जो महत्वपूर्ण शक्ति होती है वह है पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण का जो अर्थ है वह है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। डिमॉक ने भी अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि न्यायिक पुनरीक्षण व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका का या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमों में न्यायालय के द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत ये निर्धारित करते हैं कि कानून का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा या हम कह सकते हैं स्थायी प्रशासन के द्वारा जिन नीतियों योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है उसकी उस देखभाल की शक्ति, जिसमें वे देखते हैं कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप है अथवा नहीं, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनः प्लस अवलोकन, यानी किसी भी कार्य को, किसी भी कृत्य को जो कि सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उसकी जांच करना और उसे देखना कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप है या नहीं। अब न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है उसे मैं बिंदुवार आपके सामने स्पष्ट करने जा रही हूँ। जैसे पहला है कि संविधान की पवित्रता की रक्षा। जो न्यायालय की रचना की जाती है वो आपको पता ही है कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पर समानता का अधिकार हो, व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार का विभेद ना किया जाए, सभी उस समाज के नागरिक हैं और उनको जो भी अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा करने से संबंधित कार्य न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन जैसी जो शक्ति है न्यायालय के पास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी में बिंदुवार जैसे हम बता सकते हैं कि संविधान की पवित्रता की रक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा कार्य किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो संविधान निर्मित किया गया है उसको केंद्र और राज्य अपनी इच्छानुसार उसको तोड़ मरोड़ ना सके, उसको अपने इच्छानुसार उसको घुमा फिरा ना सके। इसलिए न्यायालय जो है संविधान की रक्षा संबंधित कार्य करता है और किसी भी ऐसे कार्य के लिए जो संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है उसे अवैध घोषित करने का कार्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो महत्व हम कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का वह है संघ की रक्षा का। संघीय जो प्रणाली है हमारे देश में, संघात्मक शासन जो अपनाया गया है, जिसमें कि केंद्र और राज्यों के मध्य शासन एवं प्रशासन चलाया जाता है और दोनों के ही कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं, तो वे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप ना करें, इसलिए भी न्यायालय के द्वारा कार्य किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि सभी जो केंद्र हो अथवा राज्य हो अपने ही सीमा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, ये देखने का कार्य न्यायालय का है। तीसरा महत्व जो है वह है कानून की वैधता पर विचार, कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप हैं अथवा नहीं हैं, तो ये भी देखने का कार्य न्यायालय का है। और एक अगला जो महत्व बताते हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय हैं किए जाते हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय राज्यों की प्रांतीयता की संकुचित प्रवृत्ति को रोकने का भी कार्य करती है और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना को भी
प्रोत्साहित करती है। अगला जो महत्व बताते हैं कि इसका नागरिक अधिकारों की रक्षक के रूप में भी न्यायालय के द्वारा कार्य किया जाता है। वो ये देखती है कि सरकार के किसी भी अंग के द्वारा किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना किया जाए। और न्यायालय के द्वारा जो भी अपने कार्य किए जाते हैं वो राजनीतिक दलबंदी से भी दूर होते हैं, इससे ऊपर होते हैं। वो किसी दल विशेष के लिए कार्य नहीं करती बल्कि समाज के लिए कार्य करती है, और वो ये देखती है कि समाज के किसी भी वर्ग संप्रदाय के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो इस तरह से इसके महत्व अगर हम देखें न्यायिक का तो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत संविधान के उपबंधों में कहीं भी नहीं किया गया है, फिर भी न्यायिक निरीक्षण के सिद्धांत के आधारभूत जो तत्व हैं उनकी मौजूदा स्थिति के कारण इस सिद्धांत का स्वतः ही अपने आप विकास हुआ है। अगर देखा जाए तो न्यायिक पुनरीक्षण के लिए, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए 3 जो तत्व हैं या हम कह सकते हैं 3 अपरिहार्य शर्तें हैं, जिसमें पहला है लिखित तथा कठोर संविधान, दूसरा है केंद्र और राज्यों का घनिष्ठ संबंध। सामान्यतः न्यायिक पुनरीक्षण की 3 अपरिहार्य शर्तें होती हैं, और वो तीनों जो शर्तें हैं हमारा भारतीय संविधान उनको परिपूर्ण करता है, जिनमें पहली जो शर्तें हैं वो लिखित तथा कठोर संविधान, दूसरा है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, और तीसरा है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो भारतीय शासन में अगर हम देखें तो ये तीनों ही चीज हमारे संविधान में उल्लिखित है। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का सुदृढ़ आधार भी उपलब्ध है, जिसमें परोक्ष रूप से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि संविधान निर्माता सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे अधिकार सौंपने के इच्छुक रहे। उनके मन में भी ये धारणा थी कि सरकार का जो न्यायालय है उसको ऐसा अंग बनाया जाए जो कि जनता को शोषण से रक्षा कर सके, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जहां पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे जो अनुच्छेद 13 है संविधान का, उसमें उल्लेख किया गया है कि किसी कानून के द्वारा यदि राज्य के जो मूल अधिकार हैं अगर उसका उल्लंघन होता है तो न्यायालय के द्वारा उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। दूसरा संवैधानिक उपबंध हम ले सकते हैं अनुच्छेद 246, जिसके अंतर्गत राज्यों की जो विधायी सीमा का, राज्यों और केंद्र की विधायी सीमा का उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया हो। इसी कड़ी में मैं एक और अनुच्छेद आपको बताना चाहूंगी, संविधान का अनुच्छेद 368। इसके अनुसार संविधान में संशोधन का जो अधिकार है एकमात्र केंद्रीय संसद को ही प्रदान नहीं किया गया है, अभी तो उसमें राज्य विधानसभाओं की भी निश्चित भूमिका का उल्लेख है। यदि कोई संशोधन विधान की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसी तरह से एक संविधान का अनुच्छेद 132 है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है सर्वोच्च न्यायालय से अपील भी की जा सकती है। इसलिए कहते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की, उन व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है, और केंद्र हो अथवा राज्य हो दोनों ही सरकारों को अपनी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमारे भारत देश में सामने आती हैं। उसमें यह है कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, न्यायालय नहीं। अर्थात न्यायालय भी संविधान के अनुसार कार्य करता है,
संविधान के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। संविधान उसके लिए भी सर्वोच्च है। और दूसरा जो है इसकी विशेषता बता सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग काफी सोच समझकर किया जाना है। ऐसा नहीं है स्वेच्छा से जब भी चाहे न्यायालय अपनी उस शक्ति का उपयोग करने लग जाए। संविधान में तो उल्लेख किया ही नहीं गया न्यायिक पुनरावलोकन का, लेकिन जो भी अप्रत्यक्ष रूप से इसको अधिकार दिए गए हैं तो उसका मनमानी रूप से न्यायालय के द्वारा भी उपयोग नहीं किया जा सकता। अगली जो विशेषता बताई जाती है वो ये है कि न्यायालय ने विधायी अधिनियमों की उदार व्याख्या प्रस्तुत करके विधायिका और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष को टालने की कोशिश की। और अगली विशेषता है कि न्यायालय के निर्णयों को शासन ने सदैव कार्यान्वित किया है, चाहे वह उसकी घोषित जो भी नीतियां हैं जिसकी घोषणा सरकार ने कर रखी है, भले ही उसके विपरीत क्यों ना हो, अगर न्यायालय के द्वारा कोई आदेश निर्देश दिए गए हैं या किसी कार्य को अवैध घोषित किया गया है या किसी कार्य को रोकने का आदेश दिया गया है तो प्रशासन के द्वारा न्यायालय की इन आदेशों की पालना अवश्य की जाती है। अगली विशेषता जो बताई जाती है वो ये है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के कारण ही भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन करने पड़े हैं। और एक और हम बता सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के सीमित न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार के कुछ कारण भी हैं। उसे अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार मिले हैं, लेकिन उसके जो पुनर्विलोकन का अधिकार है उसका कुछ कारण है जिसके कारण कि न्यायालय को पुनर्विलोकन करना चाहिए, उसको अधिकार देना आवश्यक हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है। जैसे पहला तो हम ये कारण बता सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो दोनों ही अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, इसलिए ये अनिवार्य है कि वो समय समय पर अवलोकन करते रहें और ये देखते रहें कि केंद्र और राज्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें। दूसरा जो कारण बता सकते हैं हम ये है कि संविधान के स्वरूप का अंतिम रूप से निर्धारण संसद और राज्य विधानमंडलों के हाथ में होता है। संविधान में आवश्यक संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को बदला भी जा सकता है। और एक आखिरी कारण बता सकते हैं इसके कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय प्राकृतिक विधि की कसौटी को उपयोग में लाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, इसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। उसमें एक आलोचना ये की जाती है कि हमारी जो संसद है देश की प्रतिनिधि संस्था है जो कि लोकमत का सच्चा दर्पण होती है। संसद द्वारा जो निर्मित कानून है उसको अगर न्यायालय अवैध घोषित करता है तो इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र की भावनाओं की उपेक्षा करता है, क्योंकि संसद में जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन इन आलोचनाओं का सार अवश्य है, किंतु लोकतंत्र के लिए यह भी तकाजा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता पर समुचित विचार और समीक्षा करे, नहीं तो लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो विखंडित हो जाएंगी। इस तरह से निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि न्यायालय ने संविधान को सर्वोच्च माना है तथा एक बहुत बड़े पैमाने पर पुनर्विलोकन नहीं किया है। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के अस्त्र से पूर्णतया सुसज्जित है और इनका प्रभावकारी प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।